अगली न्यूज लिखना, अटल सेतु। अटल सेतु, ये एक ब्रिज है जो समुद्र के ऊपर सबसे लंबा ब्रिज है भारत में। समुद्र के ऊपर सबसे लंबा ब्रिज किस नाम से है? अटल सेतु के नाम से। इसका जो पूरा नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा शेवा अटल सेतु। इसका नाम सेवरी सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु, ये इसका पूरा नाम है। और देखो, ये मुंबई और नवी मुंबई के बीच, मुंबई टू नवी मुंबई, इन दोनों के बीच ये पुल बनाया गया है। इसकी टोटल लंबाई 21.8 किलोमीटर है। मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। पहले मुंबई से नवी मुंबई बाई रोड जाने में 2 घंटे लगते थे, उस 2 घंटे के सफर को ये 20 मिनट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। और देखो, है तो मुंबई टू नवी मुंबई, लेकिन जो स्पॉट है, एक सेवरी और नहायशे हुआ, मतलब एक मुंबई में है, एक नवी मुंबई में, इन दो जगहों को आपस में जोड़ता है। तो बड़े रूप में देखें, मुंबई टू नवी मुंबई को जोड़ रहा है, तो सेवरी टू नहायशेवा के बीच 21 किलोमीटर लंबा, 21.8 किलोमीटर लंबा एक ब्रिज बनाया गया है। 6 लेन का ब्रिज है ये, और इसका नाम रखा गया है अटल सेतु। इस अटल सेतु को बनाने की जो 80% लागत है, फाइनेंस किया है इसको जापान की, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, जी का, GICA, जापान इंटरनेशनल, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। तो ये स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार, इसमें कितनी चीज याद रखनी है? लगातार 7वें वर्ष इंदौर, सूरत सात है इस बार। राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया महू छावनी बोर्ड को। और स्वच्छता सर्वेक्षण मिशन 2023 की थीम थी वेस्ट टू हेल्थ, और 24 की थीम है रिड्यूस रीयूज और रिसाइकल। ठीक है। फिर हिम तेंदुओं की जनगणना की गई है। हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ, इनकी पूरे देश में जो जनगणना की गई है वो बताई गई है। 718 हिम तेंदुआ है भारत में। इसमें भी सबसे ज्यादा जो हिम तेंदुआ है वो लद्दाख में है। लद्दाख, लद्दाख में टोटल 477 हिम तेंदुआ है। लद्दाख के बाद उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, ये ठीक है ना। तो ये तीन ही याद रख लेना बस। ठीक है ना। और ये हिम तेंदुओं को वर्नेबल कैटेगरी में घोषित किया गया है अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा। IUCN जो है ना, वो लिस्ट बताता है ना, डेंजर, इंडेंजर्ड। तो इसमें कौन सी है? वनरेबल, मतलब असुरक्षित, असुरक्षित, वल्नरेबल, असुरक्षित की श्रेणी में घोषित किया गया है।
हिम तेंदुआ 718, और सबसे ज्यादा लद्दाख में, बस इतना ही काम का है अपने। और तेंदुए की जनगणना तो अपन देख ही ली है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुए हैं। फिर है 16वां वित्त आयोग के गठन हुआ है। 16वां वित्त आयोग। और इस 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए हैं अरविंद पनगड़िया। ठीक है ना। और ये 16वें वित्त आयोग की सिफारिश 1 अप्रैल 2026 से, 1 अप्रैल 2026 से 5 वर्ष के लिए लागू होगी। 5 वर्ष के लिए लागू होगी। 1 अप्रैल 2026 से 5 वर्ष के लिए लागू होगी। मतलब अभी इसको गठित कर दिया गया है, ये 1 साल में अपनी रिपोर्ट, मतलब 2024 चल रहा है, 2025 तक ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा, और फिर उसके बाद इसकी रिपोर्ट को लागू किया जाएगा। ठीक है। अब देखो, ये अरविंद पनगड़िया बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। सरकार ने इसको विभिन्न पदों पर समय समय पर नियुक्त किया है। तो इस अरविंद पनगड़िया का नाम अपने सबसे पहले कहाँ सुना था? ये अरविंद पनगड़िया इस वित्त आयोग में आने से पहले नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष बनाया गया था। इनके बारे में 4-5 पॉइंट है, वो याद रखना। नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष। ठीक। एक बार इसको ये नियुक्ति दी है। दूसरा इसमें याद रखना कि इनको नालंदा यूनिवर्सिटी का कुलपति भी बनाया गया है। दूसरी, नालंदा यूनिवर्सिटी का कुलपति। नालंदा यूनिवर्सिटी का कुलपति। तीसरी बात इसमें याद रखना कि अभी जो G20 सम्मेलन हुआ था, उसमें इनको शेरपा के रूप में भी नियुक्त किया गया था। शेरपा। G20 सम्मेलन में, G20 सम्मेलन के टाइम अपन ने पढ़े थे ना कि शेरपा की नियुक्ति की गई है। तो G20 सम्मेलन का शेरपा भी बनाया गया था अरविंद पनगड़िया को। 2012 में इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया है। 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इनकी एक किताब है, वाई ग्रोथ मैटर। वाई ग्रोथ मैटर, ये इनकी किताब का नाम है। और ये किताब इन्होंने जगदीश भगवती के साथ मिलकर लिखी। दो लोगों ने लिखी ये किताब, जगदीश भगवती और अरविंद पनगड़िया। दोनों की किताब का नाम है वाई ग्रोथ मैटर। ठीक है। तो इतनी बात है अरविंद पनगड़िया के संदर्भ में। बाकी वित्त आयोग के तो बारे में जानते हो कि वो क्या काम करता है। भारत सरकार ने एक योजना चलाई, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ये चालू की गई है 22 जनवरी 2024 को। जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसी दिन ये योजना चालू की गई, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। और देखो, नाम से स्पष्ट है कि इस योजना में क्या है, सौर ऊर्जा को प्रमोट करना है, और प्रत्येक घर की छतों पर जो सौर सेल पैनल है उसका निर्माण करना है। उसमें लक्ष्य रखा गया है कि
1 करोड़, 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर स्थापित किया जाएगा। रूफ टॉप सोलर स्थापित किया जाएगा 1 करोड़ घरों पर। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत ये लक्ष्य तय किया गया है। फिर देखो अभी 4 राज्यों में चुनाव हुए थे, तो 4 राज्यों की अपन कहानी जान लेते एक एक लाइन में, बहुत डिटेल में नहीं। तो अपन को ये जानना है कि कहाँ कहाँ कौन कौन की सरकार बनी है और कितनी कितनी विधानसभा सीट थी। बाकी देखो अभी जो लोकसभा चुनाव चल रहा है उसको अपन एक साथ पूरा देख लेंगे कि कितने चरणों में चुनाव हो रहा है और कौन कौन सी बातें, मतलब कितनी लोकसभा सीटों पर हो रहा है। अब 4 जून को तो रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तब की तब देखेंगे। लेकिन अभी तो चुनाव के संदर्भ में जो बातें चल रही हैं, जो अपने लिए जीएस के हिसाब से काम की, उसको अपन अलग से देख लेंगे। अभी 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, तो इनकी कहानी देख लेते हैं। पहला है राजस्थान। राजस्थान राजस्थान में टोटल 200 विधानसभा सीट है। कितनी सीट है? 200। लेकिन चुनाव 199 पे हुए। चुनाव कितने पे हुए? 199 पे हुए, क्योंकि श्री गंगानगर में एक प्रत्याशी की मृत्यु हो गई थी, तो चुनाव पोस्टपोन हो गया था। बाद में कराए जाएंगे, करा दिए होंगे, लेकिन तो अपन को ये याद रखना 199। इसमें इस 199 की कहानी है कि बीजेपी को मिले 115, ठीक है, कांग्रेस को मिले केवल 69। और इस रूप में यहाँ पर बाकी और दलों की कहानी अपन कोई मतलब नहीं, 69 मिले कांग्रेस को। तो सरकार किसने बनाई? बीजेपी ने बनाई। और बीजेपी की तरफ से जो मुख्यमंत्री बने वो हैं भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा, ठीक। बस इतना ही अपने लिए काम का है। दूसरा चुनाव कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की कहानी तो जानते ही। अब क्या है, 230 विधानसभा सीट थी। इन 230 में से बीजेपी को मिले 163। 230 पे ही चुनाव हुआ था और बीजेपी को कितना मिला? 163। कांग्रेस को मिले केवल 66, ठीक। और मुख्यमंत्री के रूप में कौन आए? मोहन यादव। मोहन यादव। अब देखो कांग्रेस, बीजेपी, इसके साथ आपको एक एक सीट जीती है भारत आदिवासी पार्टी ने। एक सीट जीती है, लेकिन चूंकि भारत आदिवासी पार्टी, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम याद रख लेना कि किस, नहीं तो इसी के नाम से पूछ सकता है, कभी नाम नहीं सुना भारत आदिवासी पार्टी का। एक विधायक इसका भी है और एक विधायक है समाजवादी पार्टी का। पार्टी, समाजवादी पार्टी, बस। तो ये मध्य प्रदेश कोई निर्दलीय नहीं है, कुछ भी नहीं है, भारत आदिवासी पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये कहानी है, ठीक है। इसमें एक चीज और याद रखना कि इस चुनाव में मध्य प्रदेश में टोटल 27 महिलाएं विजयी हुई हैं। 27 महिला, ठीक है। फिर अगला राज्य है छत्तीसगढ़। तीसरा राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सीट कितनी है? 90। और छत्तीसगढ़ की कहानी देख लेते हैं। 90 सीटों में से बीजेपी को मिली है 54 सीटें। 54 सीटें बीजेपी को। कांग्रेस को मिली हैं 35 सीटें, ठीक है ना। बाकी एक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, उससे अपन कोई मतलब नहीं है। और जो मुख्यमंत्री बना है वो विष्णुदेव साय। विष्णु
देव साय। ठीक, तीन मुख्यमंत्री हो गए, बाकी इसमें अपने को कोई काम का नहीं है। चौथा राज्य है जहां पे चुनाव था, तेलंगाना। तेलंगाना। तेलंगाना में टोटल 119 सीटें हैं। टोटल 119 सीटें हैं। और इन 119 सीटों में से सबसे ज्यादा सीट मिली है 64 कांग्रेस को। 64 कांग्रेस को। जो दूसरे नंबर पर रही है, 39 सीट मिली है भारत राष्ट्र समिति। भारत राष्ट्र समिति। इसका नया नाम है, पहले इसका नाम था तेलंगाना राष्ट्र समिति। तेलंगाना राष्ट्र समिति इसका नाम था। उसी का नाम बदल दिया है और क्या कर दिया, भारत राष्ट्र समिति। ठीक है, तो बस तेलंगाना की भी इतनी कहानी, इससे ज्यादा अपन को नहीं जानना। हाँ, इसके मुख्यमंत्री और लिख लेना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी। ठीक है। हाँ, पांचवा एक और राज्य में चुनाव हुआ है, मिजोरम में। मिजोरम में। मिजोरम में टोटल 40 विधानसभा सीट है। इन 40 विधानसभा सीट में से सबसे बड़ी पार्टी है जोरम पीपल्स मूवमेंट। जोरम पीपल्स मूवमेंट। जोरम पीपल्स मूवमेंट। और दूसरे नंबर पर है मिजो नेशनल फ्रंट। मिजो नेशनल फ्रंट। ठीक है। जोरम पीपल्स मूवमेंट और मिजो नेशनल फ्रंट। तो जो जोरम पीपल्स मूवमेंट ने सीट जीती है 27, और इसने जीती है 10। और इनका जो मुख्यमंत्री बना है वो है लाल दू होमा। लाल दू होमा, ये मुख्यमंत्री है। ठीक है, तो ये चार राज्यों के, पांच राज्यों के, सॉरी, पांच राज्यों के चुनाव की कहानी है। देखो, इस रूप में यदि अपन पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में 12 राज्य में बीजेपी की सरकार है। पूर्ण रूप से मतलब, कई राज्यों में उनने गठबंधन सरकार बनाई है, लेकिन जहां पे पूर्ण बहुमत है वो बीजेपी के पास है। कांग्रेस के पास केवल तीन राज्य हैं। कांग्रेस शासित राज्य तीन हैं। ठीक है। कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना। हाँ, तीन ही राज्य हैं, कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना। बाकी जगह क्या है, बाकी जगह पे क्या है, कांग्रेस कहीं गठबंधन में है, कहीं बीजेपी में गठबंधन है। ठीक है। लेकिन ये तीन राज्य हैं जहां पर ये अपने अपने दम पर सरकार बनाए हुए हैं। और छह पार्टी के नाम तो वैसे भी याद रखना, जो क्या है इस समय राष्ट्रीय पार्टी है। छह पार्टी जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। एक तो आप जान ही रहे हैं, बीजेपी है। दूसरी कांग्रेस है। तीसरी आम आदमी पार्टी है। चौथी नेशनल पीपल्स पार्टी। नेशनल पीपल्स पार्टी। और पांचवी है माकपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। और छठवा लिख लेना, बहुजन समाज पार्टी। ठीक है। हाँ हाँ, तृणमूल नहीं है।
और अभी अभी जो लोकसभा चुनाव का और होगा, उसका डाटा देखेंगे तो उसमें और अपडेट कर लेंगे इसको। अभी तो 6 लिखो। हो सकता है क्योंकि ये 2 महीने पुरानी की है, शायद कुछ बदलाव हुआ हो। तब जो लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई ना, उसमें उन्होंने फिर नया डाटा जारी किया है। तो अभी फिर उसको मैं कल देख लूंगा। अभी तो ये 6 लिख लो बस। ठीक है ना? हाँ। फिर देखो, जो सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान आर्टिकल 370 था, उसको हटाया था। और उसको हटाया था 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को ये सरकारी निर्णय था, सरकार ने इसको हटाया था। इसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। 370 को हटाना उन्होंने कहा गैर संवैधानिक है या असंवैधानिक है। तो वो मामला चल रहा था, और अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने उसने निर्णय दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, इसको खारिज कर दिया है कि सरकार का ये निर्णय सही था, और समस्त याचिकाओं को खारिज कर दिया। और खारिज करके क्या बोला कि आर्टिकल 370 भारतीय संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? ये 17 अक्टूबर 1949 को जोड़ा गया था, जिससे एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटाना बिल्कुल असंवैधानिक नहीं माना। और इसी 370 के आधार पर एक और अनुच्छेद जोड़ा गया था, 35A। 35A ये जोड़ा गया था 14 मई 1954। 14 मई 1954। ठीक है। तो ये दोनों प्रावधान जम्मू कश्मीर के से संबंधित था। 35A को लेके कोई बात नहीं की है, और बोला है कि जब 370 खारिज हो गया तो ये भी अपने आप खारिज, क्योंकि इसी के आधार पे ये जोड़ा गया था। ये खारिज तो ये भी खारिज हो गया। ठीक है। और इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए। और देखो डेडलाइन दी है, 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का निर्देश अदालत ने दिया है। ठीक है। तो 370 के बारे में याद रखना, डेट कब जोड़ा गया था, और 35A कब जोड़ा गया था। फिर देखो अगली न्यूज लिखना, तेलंगाना में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की गई। कहाँ पे? तेलंगाना में। जनजातीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। और इसका नाम रखा गया है समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। समक्का सरक्का, ये नाम है, समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। और ये जो समक्का सरक्का है ना, दरअसल वहां की आदिवासी देवियों के रूप में पूजा जाता है। ये कौन है? वहां की आदिवासी देवी, तेलंगाना की। इन्हीं के नाम पे जनजातीय विश्वविद्यालय खोला गया है। ठीक है ना? दरअसल क्या है कि तेलंगाना का जब गठन किया गया था 2014 में, तो तभी ये बोल दिया गया था कि वहां पर एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, और उसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत ये विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। फिर है यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची। यूनेस्को की अमूर्त विरासत, यूनेस्को की अमूर्त विरासत, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, सॉरी ऐसा लिखना, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची। कल्चरल हेरिटेज साइट, इंटेंजिबल, अमूर्त मतलब समझे ना, मूर्त, जो हम देख सकते हैं छू सकते हैं, वो मूर्त कहलाती है। तो उनका ताजमहल भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। लेकिन ताजमहल कैसी है? मूर्त है, टेंजिबल है। ये अमूर्त कुछ ऐसी है जो हम जिनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ऐसी सांस्कृतिक विरासत है। तो यूनेस्को ने उसकी लिस्ट बनाई है। और देखो, भारत के अब तक 15 स्थल इस लिस्ट में शामिल है। तो आपसे पूछे भारत में
यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भारत के कितने स्थल शामिल हैं? 15 स्थल शामिल हैं। अब इनमें जो 15वां स्थल है, ये है गुजरात के गरबा नृत्य को जोड़ा गया है। गुजरात का गरबा नृत्य, इसको 2023 में जोड़ा गया है। गुजरात का गरबा नृत्य 15वें नंबर का। मेरे हिसाब से तो आपको पूरे 15 नाम याद होने चाहिए। ये तो करंट का हो गया कि गुजरात का गरबा 2023 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। और इसमें और कौन कौन से हैं वो भी आपको याद होना चाहिए। इसमें और लिख लेना, 2021 में जोड़ा गया था दुर्गा पूजा कलकत्ता की। दुर्गा पूजा कलकत्ता, ये 2021 में जोड़ा गया। फिर कुंभ मेला, कुंभ मेला, कुंभ 3 जगह का है। इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन, बनारस, चारों जगह का है। इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। हरिद्वार, ये 2017 की बात है। ठीक है। फिर इसमें जोड़ा गया नवरोज त्योहार। पारसियों का त्योहार है नवरोज, 2016 में। फिर इसमें जोड़ा गया योग, 2016। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, सीधे पूछ सकता है, भले करंट का नहीं हो, कि योग को कब शामिल किया गया है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में? 2016 में। फिर पीतल व तांबे के बर्तन बनाने वाले, पीतल व तांबे के बर्तन बनाने की कला, पीतल व तांबे के बर्तन बनाने की कला जो पंजाब का एक विशेष समुदाय बनाता है, इसको ठठेरा कहते हैं, उनकी इस कला को 2014 में शामिल किया गया है। फिर लिखना, मणिपुर का परंपरागत नृत्य एवं संकीर्तन, मणिपुर का परंपरागत नृत्य एवं संकीर्तन, दोनों चीजों को जोड़ा गया 2013 में। ठीक है। फिर लद्दाख के बौद्ध जप, लद्दाख के बौद्ध जप, ये जोड़ा गए 2012 में। फिर 2010 में जोड़ा गया छऊ नृत्य, छऊ नृत्य 2010 में जोड़ा गया छऊ नृत्य। राजस्थान का कालबेलिया भी 2010 में जोड़ा गया। कालबेलिया कहाँ का है? ये राजस्थान का है। ठीक है। फिर इसमें जोड़ा गया है लद्दाख का बौद्ध जप, बौद्धों का जो जाप करते हैं उसको भी जोड़ा गया है। ये जोड़ा गया 2012 में। और फिर राजस्थान का कालबेलिया नृत्य 2010 में। राजस्थान के कुछ लोकगीत हैं और कालबेलिया नृत्य, दोनों कालबेलिया और लोकगीत दोनों हैं, लोकगीत। ठीक है। फिर है केरल का डांस ड्रामा मुदियेत्तू, मुदियेत्तू ये केरल का है। डांस भी है, ड्रामा है, एक साथ होता है इसमें। और ये जोड़ा गया है 2010 में। फिर है गढ़वाल क्षेत्र की रम्मन पूजा, रम्मन पूजा उत्सव है कहां पे? उत्तराखंड, गढ़वाल की। इसको जोड़ा गया 2009 में, 2009 में। फिर केरल का ही एक नृत्य है कुडियाट्टम,
कुडियाट्टम, इसको जोड़ा गया है 2008 में। 2008 में। फिर रामलीला भी 2008 में जोड़ी गई। रामलीला। वेदों की चैटिंग, वेदों की चैटिंग मतलब वेदों को जो पढ़ने का तरीका है, वेदिक चैटिंग, ये भी 2008 में जोड़ा गया है। ठीक है। और देखो ये लिस्ट भी 2008 से ही यूनेस्को ने बनाना चालू किया है। ठीक है ना। तो देखो ये लिस्ट इसलिए जरूर याद रखना, क्योंकि देखो एक तो योग बहुत महत्वपूर्ण है, 2016 में जोड़ा गया। फिर ये कब से चालू की गई है, तो 2008 से, और 2008 से चालू की गई तो देखो रामलीला और वेदों की चैटिंग 2008 में जोड़ दी गई है। फिर क्या है, क्वेश्चन पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सी कला यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल नहीं है, कौन सा नृत्य शामिल नहीं है। तो बहुत सारे नृत्य हैं, तो कम से कम ये तो 15 ही है ना। अपन इनको याद कर लेंगे तो ये तो पता होगा कि कौन शामिल है, तो फिर बाकी को खारिज कर सकते हैं कि बाकी चीजें शामिल नहीं है। फिर देखो, INS संघ नायक, इंडियन नेवल शिप, नाम क्या है, संघ नायक। ये स्वदेश निर्मित सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है। स्वदेश निर्मित सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत, INS संघनायक। इसको नौसेना में शामिल जलावतरण किया गया है। ठीक है ना। और सर्वेक्षण है मतलब सर्वे करेगा, समुद्र में घूम के सर्वे करने का ये काम करेगा। दूसरा एक और पोत है, INS तारमुगली, इंडियन नेवल शिप तार मुगली, इंडियन नेवल शिप तार मुगली। अब देखो ये तार मुगली की कहानी ये है कि इस INS तार मुगली को भारत ने विशाखापट्टनम को दे दिया था वैसे ही गिफ्ट में। किसको, वो मालदीव को। ये किसको दिया गया था, मालदीव को गिफ्ट दिया गया था भारत की तरफ से। ठीक। और मालदीव ने इसको अपनी जब नौसेना में शामिल किया गया था तो उसको अलग नाम दे दिया था, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी क्या है, भारत और मालदीव के संबंध खराब हुए तो मालदीव ने इस गिफ्ट को भारत को वापस कर दिया है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि किस स्वदेशी पोत को मालदीव ने हाल ही में भारत सरकार को वापस कर दिया है, तो INS तार मुगली। या किस देश ने इसको वापस कर दिया है, तो भी याद रखना, मालदीव को। ठीक है ना। ये पहले भी भारतीय सेना में था, लेकिन हमने उसको गिफ्ट दे दिया था मालदीव को, लेकिन अब मालदीव से संबंध खराब हुए तो मालदीव ने वो गिफ्ट वापस कर दिया। जैसे ब्रेकअप होता ना, तो गिफ्ट एक दूसरे को लौटा देते हैं, तो यही है भारत मालदीव का ब्रेकअप, और उनने गिफ्ट वापस कर दिया। फिर कोच्चि शिपयार्ड ने 3 पनडुब्बी रोधी युद्ध पोतों, पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत, पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत। तो देखो इनमें से 8 बन्नी है, जिसमें से 3 का अभी क्या है, जलावतरण मतलब सेना में शामिल किया गया। 3 के नाम याद रखना, माहे, मालवन, माहे, मालवन और मैंग्रोल, मैंग्रोल। ये 3 युद्ध पोत हैं
जो क्या है, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत हैं। 3, इसके पहले 2 अन्य युद्धपोतों को भी शामिल किया गया था, उनके नाम है मालपे और मुल्की। मालपे और मुल्की इनको पहले है, ये 3 है। अभी 3 2 5, अभी 3 और बचे हैं जिनको बाद में शामिल किया जाएगा जब इनका निर्माण हो जाएगा। आईएनएस संगनायक, आईएनएस तार मुगली। फिर देखो डीआरडीओ ने भारत का उच्च गति वाला पहला ड्रोन विकसित किया है। उच्च गति वाला उच्च गति वाला स्वदेश निर्मित मानव रहित फ्लाइंग विंग, यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसका सफल परीक्षण किया है। ठीक है, और इसका निर्माण किया है डीआरडीओ और एडीई, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का नाम तो इन्होंने कुछ विशेष रखा नहीं है, फ्लाइंग विंग ही कह रहे हैं। बस इतना ही काम का है। फिर देखो, भारत सरकार ने एक नई परियोजना चलाई है, मेरा गांव मेरी धरोहर। मेरा गांव मेरी धरोहर, मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना, ये भारत के संस्कृति मंत्रालय की परियोजना है। संस्कृति मंत्रालय की परियोजना है। इसमें क्या किया जा रहा है, भारत के जितने भी, टोटल भारत में 6.5 लाख गांव बताए जाते हैं। 6.5 लाख गांव, इन 6.5 लाख गांव में कौन कौन से धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल हैं, उनकी खोजबीन की जाएगी। मतलब उनका रामायण में किस स्थल का उल्लेख है, महाभारत में, फिर पुराणों में, ऐसे स्थलों की खोज की जाएगी। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने एक संस्था है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, इसका सहयोग लिया जाएगा। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट, इस संस्था के सहयोग से ये सब किया जाना। एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके तहत क्या है, पूरे 6.5 लाख गांवों में जो जो ऐसे स्थल हैं, उन सबको स्थलों को ढूंढा ढूंढा जाएगा और उनकी लिस्ट बनाई जाएगी। फिर संसद से एक बिल पास हुआ है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति। जो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति एक 3 सदस्यीय समिति करेगी। 3 सदस्यीय समिति करेगी, ये बिल पास हो गया है। 3 सदस्यीय समिति करेगी। समिति में कौन कौन होगा, इस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। अध्यक्ष कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। दूसरा व्यक्ति होगा नेता विपक्ष, संसद में नेता विपक्ष, और यदि विपक्ष का नेता नहीं है तो विपक्ष में जो सबसे बड़ा दल होगा उस नेता को शामिल किया जाएगा। और तीसरा होगा कोई भी वरिष्ठ मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री। कोई भी कैबिनेट मंत्री हो सकता है।
ये तीन लोग क्या है, नियुक्ति करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की। फिर देखो इसमें एक बात और बोली गई है कि ये तीन लोग किसकी नियुक्ति करेंगे, उसके लिए भी क्या है, एक पैनल बनाया गया है। इस पैनल में विधि मंत्री, विधि मंत्री प्लस दो केंद्रीय सचिव, ये पांच लोगों का नाम इनको सजेस्ट करेंगे, पांच लोगों की लिस्ट देंगे, ये इनमें से मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त जो भी है। तो ये समिति इन पांच लोगों में से किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करेगी। हालांकि ये समिति के पास अधिकार है कि इन पांचों के अतिरिक्त वो किसी बाहर के व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकती है, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि ये कोई बाध्यता नहीं है इनके लिए कि इन्हीं पांच में से करना है। यदि उनको ठीक नहीं लगेगा तो वो किसी बाहर के व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे इसमें अपन अब कल देखेंगे।